Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, now we are back again with the new series of this chapter. दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्लास 11th की हिस्ट्री के ऊपर वीडियो कंप्लीट की हुई है। ये क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 11 है, जिसे आप आधुनिकीकरण के रास्ते की तरफ बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में पाथ टू मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी रिकमेंडेशन में आप उन्हीं क्वेश्चन को करके जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत आसानी से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो आप ज़रूर काफ़ी हद तक इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरा नाम विजय है और आप ePathshala के चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि माओ ज़ेडोंग चाइना के बहुत फेमस लीडरों में से ये आते हैं। एक टाइम पीरियड में उन्होंने एक नीति चलाई थी जिसे हम ग्रेट लीप्स फॉरवर्ड बोलते हैं। इसे ग्रेट लीप्स फॉरवर्ड ही बोला जाता है। अगर वो चलाया गया था माओ ज़ेडोंग के द्वारा, तो क्या कारण रहे होंगे कि ये पॉलिसी या ये नीति पूरी तरीके से फेलियर हो गई थी, यानी कि फ्लॉप बोल सकता हूँ मैं, या अपने उस लेवल तक नहीं जा पाई जहाँ तक माओ ने इसे पहुंचाने की कोशिश करी थी। तो कारण क्या थे? कारण बहुत सारे थे, लेकिन हम सेलेक्टेड पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में 5 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे फोकस कर लेंगे तो आप हल्का फुल्का उसे रिलेट करके बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं। पहला पॉइंट ये था कि उन्होंने न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक तो लेके आए थे, अडॉप्ट तो करी थी, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे पूरी तरीके से जो इन्होंने अडॉप्ट करी थी वो तकनीक, प्रोडक्शन यानी कि कृषि की तकनीक जो थी, फसलों को उगाने की तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी थी, वो काफ़ी हद तक डिफेक्टिव थी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। एक तो यहाँ पे ये दिक्कत वाली बात है कि डिफेक्टिव थी, इसलिए इतनी कामयाब हो नहीं पाई। उन्होंने एक अप्रोच अपनाया था। उस अप्रोच में इन्होंने कहा था कि हम गेहूं और मेज़, जैसे आप गेहूं और मक्का बोलते हैं, वो दोनों की दोनों एक ही खेती में उगाएंगे, और सही मायने में ये तरीका फ्लॉप हो गया। प्रूव्ड फ्यूटिल बोला इसको, मतलब ये दृष्टिकोण जो इसे अप्रोच कहा जाता है, वो जो इन्होंने लिया वो फेलियर था। तो एक ये भी दिक्कत थी। दूसरी, इन्होंने जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिससे सिंचाई की व्यवस्था या सिंचाई की परियोजना सही हो सकती है बड़े पैमाने पे, उससे हुआ क्या, बहुत बड़े पैमाने पे फसल में जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कटने लग गई, इरोजन होने लग गई, और इससे बहुत सारी कृषि जो थी खराब हो गई। और दूसरा ये था कल्टीवेशन ऑफ अदर इनिशियल क्रॉप्स एंड वेजिटेबल वर नील, और दूसरी और चीज़ें भी जो उगानी थी फसलों और सब्जियों के साथ, वो भी पूरी तरीके से ख़राब ही हो गई थी। तो इसीलिए ना यहाँ पे ये सारी दिक्कतें थी, और दैट इज़ वाई ये ग्रेट लीप्स फॉरवर्ड जो था एक फेलियर था माओ ज़ेडोंग का। और ये सारे रीज़न आप बता सकते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थ्योरी थी, जो कोशिश करी गई थी, करी जाएगी ठीक, लेकिन हुई नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सेकंड, जापान से रिलेटेड है। हाउ डिड द जापानीज सिटीज बिकम बिगर, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि आपको बताना है कि जापान के शहर जो थे इतने अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए। बड़े इन द सेंस साइज़ में बड़े नहीं हो गए, मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से क्यों हुआ, वो कारण है, और उसका इम्पोर्टेंस भी फिर आपको बताना है। तो भाई इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जापानीज़ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो आपको पता है कि हमें फिर बड़ी बड़ी सिटीज़ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पे पॉपुलस सिटी यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाला शहर जापान के अंदर ओसाका एंड क्योटो है, जो बिग सिटी के रूप में उभरे थे। जैसे अपने भारत के अंदर भी बहुत बिग सिटीज़ हैं, मुंबई, कोलकाता, है ना, ऐसे बहुत बिग सिटीज़ जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जापान के अंदर ओसाका एंड क्योटो था, और यहाँ पे सिटीज़ बिगर इसी वजह से हो पाई क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी, वाणिज्य अर्थव्यवस्था
जो था शहरों में बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया और यहाँ पे वाइब्रेंट कल्चर बूम्ड होने लग गया। वाइब्रेंट मतलब अलग अलग तरीके के कल्चर जहाँ पे बूम होने लग गए। यहाँ पे थिएटर्स और आर्ट्स जैसी चीज़ें जो हो रही थी जापान के अंदर, उनको सुरक्षित किया गया। लोगों का पढ़ने लिखने के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा। तो इसीलिए ये सारे रीज़न थे कि जापानीज सिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई थी, ग्रोथ होने लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जापानीज कंट्री रिच कंट्री की तरह कंसिडर्ड की जाती है, मानी जाती है आज भी, पर वो ऐसा क्यों है? उसका कारण बहुत सारे हैं। उनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं। जैसे जापान जो है वो इंपोर्ट करता है लग्जीरियस गुड्स सिल्क रूट से, चाइना और इंडिया से। इससे पता चलता है कि जापान जो है बहुत रिच है, क्योंकि वो आज भी लग्जीरियस चीज़ें चीन और भारत से ख़रीदता ही रहता है। वो पूरी तरीके से, मैं बोल सकता हूँ, उनका जो अर्थव्यवस्था है आयात करने के लिए, वो पूरी तरीके से गोल्ड और सिल्वर की वजह से बहुत माना जाता है। जापानीज़ जो है उन्होंने सिल्क इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए अपने क्योटो के अंदर पूरी तरीके से निशिजिन, एक तरीके का रेशम होता है, वो इन्होंने उगाया। और ये ऐसा रेशम इन्होंने उगाया कि निशिजिन दुनिया की सबसे जानी मानी रेशम्स में से, सिल्क में से आती है, और ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छे सिल्क बनाने वाली कंट्री है। तो इसीलिए ये कारण है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द फर्स्ट पेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मनी। मुद्रा के बढ़ते उपयोग की वजह से यहाँ पे इकोनॉमी जो थी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लग गई। तो ये 5 पॉइंट थे जिससे पता चल सकता है कि जापानीज कंट्री जो है वो रिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि हाउ डिड द इकोनॉमी मॉडर्नाइज इन जापान अंडर मेजी रूलर। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन आधुनिकरण के अंदर आपको बताना है कि जापान के थ्रू, यानी कि जापान के अंदर जब मेजी वंश राज करता था तो उस टाइम पे जापान की अर्थव्यवस्था या आधुनिकरण किस प्रकार की रही होगी। वैसे तो जापान एट प्रेजेंट टाइम मॉडर्न है, लेकिन जापान के अंदर शुरुआती समय में मेजी वंश राज कर रहा था, और जो मेजी वंश राज कर रहा था उस वंश के टाइम पीरियड में जापान की अर्थव्यवस्था कैसी थी, हमें वो बताना है। ओके, तो इसके आंसर बहुत सारे हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन था, यानी कि शहरीकरण अर्थव्यवस्था का या आधुनिकरण में बोल सकता हूँ, वो जो था मेजी के अंडर में कुछ इस प्रकार का था। उन्होंने कृषि पे टैक्स लगा रखे थे, इसके वजह से सिस्टम सही चल रहा था। उन्होंने पूरी तरीके से रेलवे लाइन बिछाई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीनों को आयात करा। उन लोगों ने फॉरेन असिस्टेंट्स को, यानी कि बाहर से जो वो होते हैं कारीगर, विदेशी कारीगर, उनको अपनी कंट्री में बुला के परीक्षण लिया। कुछ इनके टाइम पीरियड पे इंडिया के लोग, जापान के लोग दूसरी कंट्री में, चाइना में, बहुत सी कंट्री में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए। इसीलिए चौथा 5वां पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को इन लोगों ने अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा। और मेजी के टाइम पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इनका बैंकिंग सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। What change were made in the school system in Japan in 1857? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ है। आपको ये बताना है कि जापान के अंदर जो विद्यार्थी थे तो उस समय स्कूल के सिस्टम में क्या बदलाव करे गए बच्चों के लिए, तो वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम है जापान का, वो पूरी दुनिया में से सबसे अच्छे सिस्टम में से माना जाता है। उसका एकमात्र कारण सिर्फ यही है कि उन लोगों ने अपने स्कूलिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे बदलाव किए हुए। कैसे बदलाव किए हुए? उन्होंने कहा था लड़की और लड़के को दोनों को कंपलसरी स्कूल जाना ही पड़ेगा। उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि ग्रेटली रिड्यूस कर रखा है स्कूल की फ़ीस के अंदर। और उन्होंने पूरी तरीके से आधुनिक विचार जो होते हैं, मॉडर्न विचार जो होते हैं, उस पर फोकस करा है। उन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से जापान की हिस्ट्री पढ़ने के लिए इंकरेज करा है, उत्साहित करा है। और साथ में इन लोगों ने क्या करा है, जो किताबों का चयन होता है, दैट मीन्स बुक्स में कौन सी वो होनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स होने चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग रखी है। और किताबों के अंदर सिलेक्शन में किस टॉपिक को रखा जाएगा उसको बहुत सोच समझ के रखा गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जापान जो है उसने अपने स्कूलिंग सिस्टम में बहुत बदलाव करा, और इसलिए वहाँ पे बहुत बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, है ना, डॉक्टर, सब कुछ निकलते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
डिस्कस द डिक्लाइन ऑफ शुग्न, यानी कि शुग्न के पतन के बारे में आपको बताना है। शुग्न वंश एक ऐसा वंश था जो काफ़ी लंबे समय से राज कर रहा था। अब ये कहाँ राज कर रहा था वो मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में बताया हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना। तो शुग्नों के पतन का कारण बहुत सारा था। नंबर 1, उन लोगों ने फेवरिटिज्म करा था। फेवरिटिज्म का मतलब होता है पक्षपात करना, यानी कि एक के साथ कुछ दूसरा व्यवहार करना, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना, एक जैसा व्यवहार ये लोग नहीं करते थे, इसलिए शुग्नों का पतन हो गया। जापान के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई गई थी शुग्नों के द्वारा वो बिल्कुल गलत थी और इसी वजह से उनका पतन हो गया। वो क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड में भी किसान की स्थिति जो थी बहुत मिजरेबल थी, यानी कि शुग्नों के टाइम पीरियड में जो मेन खाने के लिए पैदा कर रहा है अनाज वो किसान, उस टाइम पीरियड पे भी उनकी स्थिति मिजरेबल थी, वो दिक्कत वाली बात थी। ये लोगों से टैक्स फोर्सफुली लिया करते थे, ये भी गलत बात थी। और उस टाइम पीरियड पे ट्रेडर्स वांट टू गेट अवे फ्रॉम द शुग्न रिजाइम, तो यहाँ पे इसी वजह से शुग्न का शासन से लोग दूर होना चाहते थे, व्यापारी उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहते थे। तो बहुत सारे कारण हैं, ये सारे हम रीज़न लिख सकते हैं पेपर के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, डिस्कस द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ नेशनलिस्ट अगेंस्ट द कम्युनिस्ट, यानी कि कम्युनिस्ट के खिलाफ जो राष्ट्रवादी विफलताएं रही हैं उसके क्या कारण थे, है ना। तो ये बताना है हमें राष्ट्रवादी विफलताओं के। तो नंबर 1, द मेंबर ऑफ गोमिंताक लीग्ड यूनिटी इन कंट्रास्ट द कम्युनिस्ट वर वेरी डिसिप्लिन। गोमिंताक एक पार्टी थी, उसके सदस्य जो थे उनके अंदर एकता की कमी थी, यूनिटी की कमी थी। और इसके विपरीत में अगर कम्युनिस्ट को देखें तो कम्युनिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड व्यक्तियों में से आते थे। और वहाँ पर बात कर ले अगर हम चाइना के बारे में, तो चाइना के अंदर जो चांग कोई शेक जो थे वो चांग कोई शेक वो एक राष्ट्रवादी लीडरशिप बन ही नहीं पाए, इसीलिए कम्युनिस्ट जो था उनकी विचारधारा वहाँ पे ढंग से बन ही नहीं पाई, है ना। द गवर्नमेंट सेटअप द नेशनलिस्ट फेलियर इन द कंट्रोल ऑफ प्राइस, इवन सरकार जो है वो कीमतों को भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और जो फिर से ये चांग काई शेक जो है उनकी लोकप्रियता जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत कम होने लग गई थी। और यहाँ पे उसके अपोजिट में अगर देखा जाए कम्युनिस्ट अपने आप की ट्रेंड आर्मी रखते थे, है ना। इसीलिए यहाँ पर नेशनलिस्ट जो है वो कम्युनिस्ट को अपनी आइडियोलॉजी से नहीं हरा पाए और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत तेज़ी से चाइना के अंदर बढ़ने लग गई थी। तो ये सारे कारण हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, ठीक है, तो इसे आप ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। आपको बताना है डेंग शियोपिंग जो है उनकी उपलब्धियां क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या है। तो उनके अचीवमेंट्स बहुत सारी है। उन्होंने डेमोक्रेटेड इलेक्टेड पार्टी जो है उसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी, तो उसके अंदर उन्होंने एक क्रांतिकारी रोल जो है वो करा। क्रांतिकारी रोल इन द सेंस कि उन्होंने बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने उस टाइम पीरियड पे जो भी लोग होते थे, जो भी एक्चुअल ऑनर होता था किसी भी संपत्ति का, उसको वो देते ही देते थे। दैट मीन्स रिस्टोर करके देते ही देते थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उस टाइम पीरियड पे इन्होंने रिलीजियस फ्रीडम लोगों को दिया। उनके टाइम पीरियड पे, डेंग शियोपिंग के टाइम पीरियड पे जो इंटरैक्चुअल लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनके विचारों को बहुत फ्रीली समझा गया। और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बहुत सारे करे गए इनके टाइम पीरियड पे। और यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे लोगों को बोनस और जो डिविडेंड होता है, लाभ होता है, वो दिया गया सरकार के द्वारा। और यहाँ पे टैक्स जो है उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया गया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसलिए डेंग शियोपिंग बहुत जाने माने व्यक्तियों में से आते हैं। ये सारी उनकी उपलब्धियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। 1911 के अंदर चीनी क्रांति जो हुई थी उसका इम्पोर्टेंस क्या है। चीनी क्रांति होने के बाद आप देख सकते हो मंचू साम्राज्य जो था 1911 के अंदर वो ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे चीनी क्रांति के बाद एक नए गणराज्य की स्थापना हुई थी। इस क्रांति का इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी ब्लडशेड नहीं हुआ था चीनी क्रांति के अंदर। और यहाँ पे सभी लोगों ने, चाइनीज़ लोगों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेरेशन करा और ये कहा कि हम लोग सोवरेन रहेंगे, हमें अपने देश के बारे में सोचना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और इस क्रांति की वजह से जनता के अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग बनी। तो इसीलिए 1911 की जो चाइनीज़ रेवोल्यूशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना।
पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है चाइना की बहुत बड़ी पार्टी में से आती है, सबसे बड़ी पार्टियों में से आती है। उनके अचीवमेंट क्या है? उनके अचीवमेंट यही है कि उन्होंने 1949 के अंदर गवर्नमेंट बनाई थी रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए। उन्होंने नए डेमोक्रेसी के बारे में सोचा था उस टाइम पीरियड पे, जो सिद्धांतों पे डिपेंड करेगी। द गवर्नमेंट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एंड लैंड कैप्चर वाज आल्सो रिमूव्ड। यानी कि उन्होंने क्या करा कि उनका कंट्रोल पूरी तरीके से इकोनॉमिक के ऊपर तो था, लेकिन ज़मीनों को ज़बरन कब्जाना वो सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया था। पीपल वॉज इंक्रेज टू सेटअप स्टील फर्नेस एंड द बैकयार्ड एट देयर होम। यानी कि उस टाइम पीरियड पे लोगों को इंक्रेज किया गया कि वो अपने बैकयार्ड में स्टील के प्रोडक्शन के लिए स्टील फर्नेस बना सकते हैं, जिससे बहुत तेज़ी से मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टम ग्रो होने लग गया था चाइना के अंदर। सो दिस इज़ द मेन अचीवमेंट एंड वी हैव कंप्लीट आवर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी अपना राय ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अदर वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।